किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो सबसे अहम होते हैं वो होते हैं वहाँ के चुनाव। और प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे, इसके लिए उसे प्रत्येक चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक देश में चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोगों का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग यह तय करता है कि सही मतदान हो, इसके लिए एक सही मतदाता सूची यानी कि निर्वाचक नामावली हो, साथ ही प्रत्येक मतदाता का पहचान पत्र हो जिससे कि उसकी पहचान की जा सके, और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मतदाता अपने मत के अतिरिक्त किसी अन्य मतदाता का मत न दे सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी चुनाव की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम सभी को मालूम है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। इसी के साथ भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का कदम आगे बढ़ाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य को एक लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा मिला और हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर इस बात की भी चर्चा होने लगी कि क्या अब शासन भारतीयों के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत में 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन किया गया, जो कि भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाया गया। भारत में 1951 और 52 में पहले आम चुनावों का आयोजन किया गया। इसके बाद वर्ष 1957 में दूसरे आम चुनाव घोषित किए गए। लेकिन यहाँ पर इन दो आम चुनावों में जो सबसे बड़ी कमजोरी नज़र आ रही थी वो थी मतदाता की पहचान की पुष्टि यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय निर्वाचक नामावली न तो फोटोयुक्त होती थी, न ही किसी प्रकार के उनको एपिक कार्ड जारी किए गए थे। इसका फ़ायदा उन राजनीतिक दलों को होता था जो अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मतदाताओं को एक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसे तमाम प्रकरण जब चुनाव आयोग के सामने आने लगे तो चुनाव आयोग भी इस पर विचार करने लगा कि किस प्रकार फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। इसके लिए यह युक्ति निकाली गई कि प्रत्येक मतदाता जब मतदान करने आए तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी की उंगली पर कोई ऐसी एक स्याही लगा दी जाए जो कि इस बात का प्रमाण हो कि उसने एक बार अपना मत प्रयोग कर लिया है। लेकिन सामने प्रश्न यह था कि इस प्रकार की स्याही उस समय उपलब्ध नहीं थी। भारत की कई प्रयोगशालाओं में इस पर चर्चा हुई, मंथन हुआ कि क्या ऐसी स्याही बनाई जा सकती है जो काफ़ी समय तक मतदाता की उंगली पर एक निशान बना सके, और इस स्याही को बनाने का जिम्मा दिया गया नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी एनपीएल को। एनपीएल ने एक ऐसी अमिट स्याही विकसित की जो मतदाता की उंगली पर लगाने के बाद 72 घंटों तक ना ही किसी रासायनिक या किसी भी प्रकार के ब्लीच से उसका जो निशान था वो हटाया नहीं जा सकता था। और इस स्याही को बनाने का जिम्मा कर्नाटक की प्रसिद्ध पेंट कंपनी मैसूर वार्निश एंड पेंट कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी का इतिहास क्या है और इसके अतिरिक्त भारत की किसी भी अन्य कंपनी को अमिट स्याही बनाने का काम नहीं दिया गया। मैसूर में वाडियार राजवंश का राज था। महाराजा कृष्णराज वाडियार ने साल 1937 में पेंट वार्निश की एक फैक्ट्री खोली, जिसका नाम उन्होंने मैसूर लैक एंड पेंट्स कंपनी रखा। देश की आज़ादी के बाद यह कंपनी कर्नाटक सरकार के अधीन चली गई और 1989 में इसका नाम बदलकर मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कर दिया गया। अब आप जान चुके हैं कि एनपीएल ने अमिट स्याही को विकसित किया और मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। स्याही बनने के बाद 1962 में तीसरे आम चुनाव में पहली बार अमिट स्याही का प्रयोग किया गया, जो काफ़ी सफल रहा। इसका परिणाम यह निकला कि राजनीतिक दलों के द्वारा की जाने वाली फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकी और लोग इससे फर्जी वोट डालने में भी डरने लगे। इसके बाद काफ़ी सारे
इन मामलों में कमी आई जहां पर फर्जी मतदान किया जाता था। आज भारत 30 से अधिक देशों को अमिट स्याही का निर्यात करता है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका के कई सारे देश, सिंगापुर, श्रीलंका, इराक, ईरान इत्यादि अनेक 30 से अधिक देश इस लिस्ट में शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई मतदाता अमिट स्याही को लगाने से मना कर सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आपको अगर मतदान करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान अनिवार्य रूप से लगाना होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 में अमिट स्याही के प्रयोग के स्पष्ट नियम हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही का प्रयोग आवश्यक रूप से लगाया जाएगा। उसके उपरांत ही उसे मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो इससे साफ हो जाता है कि कोई भी मतदाता बिना अमिट स्याही के चिन्ह बनाए हुए मतदान नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि भारत में जहां बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का प्रयोग किया जाता है, वहीं अनेक देशों में यह स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें अलग अलग देशों में मतदाताओं की उंगलियों पर अमिट स्याही का प्रयोग किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, श्रीलंका में कनिष्ठा उंगली पर अमिट स्याही का प्रयोग किया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक इराकी मतदाता है, जिसकी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नाखून को छोड़ दिया गया है। अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो तर्जनी उंगली को आधा रंग कर मतदाता की पुष्टि की जाती है। मलेशिया में भी अगर आप देखें तो मलेशिया में भी तर्जनी उंगली को आधा रंग दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अमिट स्याही का प्रयोग अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से किया जाता है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या अमिट स्याही का प्रयोग सिर्फ चुनाव के समय में ही किया जाता है, या इसका उपयोग किसी अन्य अवसर पर भी किया जा सकता है? हालांकि यह मुख्य रूप से चुनाव के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। भारत और अन्य देशों में टीकाकरण के समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को अमुक बीमारी का या अमुक वैक्सीन का टीका लग चुका है, इसके लिए भी अमिट स्याही का प्रयोग किया गया। कोरोना के समय में क्वारंटाइन किए गए लोगों की पहचान के लिए भी अमिट स्याही का प्रयोग किया गया था। तो आज का चुनाव की पाठशाला का अंक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आ रही है। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं चुनाव की पाठशाला के अगले अंक में किसी रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।